अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने वहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस कर ली हुई है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा था हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आपके यहाँ पे पायरुवेट होता है। पायरुवेट से हमने इसको कन्वर्ट करवाना है इनटू एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए के अंदर जो हमारी कन्वर्जन होती है, इसके लिए हमारे यहाँ पे दो कंडीशन होनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है सेल के अंदर आपकी माइटोकॉन्ड्रियाज होने चाहिए, तब आपका पायरुवेट कन्वर्ट होगा टू एसिटाइल कोए। दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, तब आपका पायरुवेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा टू लैक्टेट, और यहाँ पे क्या करवा देगा, आपके यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। अभी सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आपकी अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का आपका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आपके यहाँ पे पायरुवेट होगा। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, आपकी ऑक्सीजन नहीं है, एसिटाइल कोई नहीं बनेगा, पायरुवेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा टू लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या करवा देगा, आपके यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस करवा देगा। पायरुवेट हमने बनाया, पायरुवेट हमारा बना है, ग्लाइकोलिसिस आपकी सारी हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, आपका एंड प्रोडक्ट है आपका पायरुवेट। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या बन गया, सबसे पहले पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट को हमने लेके जाना हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर जाएगा, वहाँ पे आपका ये एंजाइम पड़ा होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। वो क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करवा देगा टू एसिटाइल कोए। अभी सबसे पहले हमारा क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा बना पायरुवेट, पायरुवेट से हमने इसको लेके जाना माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर। तो उसके लिए आपने यहाँ पे याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियाज की जो है ना, वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इन मेम्ब्रेन जो इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन से आपने इसको लेके जाना, सबसे पहले ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान स्पेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब आपने जो है आउटर मेम्ब्रेन से इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर लेके जाना है। उसके लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ये वोल्टेज गेटेज, आपके यहाँ पे जो है ये पोरिन्स पड़े होंगे, वो क्या करेंगे, आपके यहाँ से जो है ऐसी वोल्टेज गेटेड एक्टिविटी होगी यहाँ पे, और वो क्या कर देगी, आपके यहाँ से पायरुवेट को लेके चले जाएगी इनटू आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के पास। अब यहाँ पे आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आपका यहाँ पे आ गया पायरुवेट। अब आपने इसको लेके जाना मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपका ये एंजाइम पड़ा हुआ है। अब मैट्रिक्स के अंदर आपने लेके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके जो है ये आपके होते हैं यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट, आपके यहाँ पे कैरियर्स पड़े होते हैं, एमपीसी आपने यहाँ पे याद रख लेना है। ये क्या करते हैं, आपके यहाँ से ये जो कैरियर्स हैं, ये आपके यहाँ से आपके पायरुवेट को पकड़ेंगे, उसको लेके आ जाएंगे आपके यहाँ पे ये मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ही आपका मैट्रिक्स के अंदर आपका ये पायरुवेट आ गया, अब इसके ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करवा देगा, इसकी यहाँ पे जो है ये पायरुवेट को कन्वर्ट करवा देगा टुवर्ड्स एसिटाइल कोए। अब ये जो है ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक एंजाइम नहीं, इसके अंदर हमारे तीन एंजाइम्स होते हैं, कंटेन 3 एंजाइम्स। अब इसमें जो है आपके 3 एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम्स की वजह से हम इसको इसकी जो है ना 3 आपके एंजाइम पोर्शन हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा E1 E2 उसके बाद E3। तो ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले हमारे जो है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके 3 एंजाइम्स होते हैं, E1 E2 E3। इसको कॉम्प्लेक्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम नहीं, इसके अंदर आपके वहाँ पे 3 एंजाइम्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका पायरुवेट बना, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर बना, उसके बाद उसको हम लेके आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपका मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। वहाँ पे आपके जैसे ही आपका ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स आपका इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी इसके अंदर करवाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, और वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा इंटू पायरुवेट, आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटू एसिटाइल पोर्शन के अंदर। अब पायरुवेट था हमारा 3 कार्बन वाला, ये हमारा बन गया 2 कार्बन वाला। अब ये जो है ना आपके यहाँ पे जो है अभी ये आपका स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, जब हमने विटामिन्स किए थे, हमने वहाँ पे जो विटामिन्स की एक क्लासिफिकेशन की थी, जिसको हमने क्या कहा था, हमारे जो है एनर्जी प्रोडक्शन विटामिन्स हैं, उसके अंदर हमारे 4 विटामिन्स आते थे, जिसका हमने निमोनिक क्या बनाया था, हमारा ट्रम्प, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, और उसके बाद हमारा पेंटोथेनिक एसिड। अब मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि क्या करते हैं, आपके वहाँ पे बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है आपकी एनर्जी प्रोडक्शन करवा कैसे रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो E1 पोर्शन है, यहाँ पे आपके जो है थायमीन या फिर हमारा जो विटामिन B1 आपका यहाँ पे पड़ा होता है। ये क्या करता है, विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, हमारी थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये क्या करती है, जैसे ही आपके यहाँ पे जो है ना ये 2 कार्बन वाला हमारा पोर्शन बना, ये क्या करती है, थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है इसके साथ बाइंड कर जाती है, और ये हमारी यहाँ पे क्या कर देती है, एक मतलब जो है ना इसको स्टेबलाइज कर देती है। आसानी के लिए आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, फॉर एग्जांपल हमारी जो है थायमीन पायरोफॉस्फेट की पॉकेट्स हैं, इसके साथ हमारी ये क्या कर जाएगी, आपकी जो 2 कार्बन है आपकी इसके साथ बाइंड करके स्टेबलाइज कर दिया इसने। अब इसने क्या करना है, ये जो आपके 2 कार्बन वाला आपका जो कंपाउंड है, इसको इसने लेके जाना टुवर्ड्स E2 पोर्शन, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा जो है डाइहाइड्रोलिपोमाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसने क्या करना है, एसिटाइल पोर्शन जो है इसको ट्रांसफरेज करवाना है, ट्रांसफर एक्टिविटी इसके अंदर करवानी है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या पड़ा होता है, लिपोइल, उसके बाद SSS आपके यहाँ पे पड़ा होता है। इसके लिए आपने आसानी के लिए ये याद रख लेना, यहाँ पे आपका LSSS आपका पड़ा हुआ है। इसने क्या करना है, आपके TPP के अंदर जो आपके ये 2 कार्बन थे, इसने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसको क्या करना है, वहाँ पे आपके जो है ये ट्रांसफ़र करवाना है। स्टाइल पोर्शन आया, उसको इसने क्या करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 पोर्शन के अंदर जैसे आपके यहाँ पे आया, ये आपका 2 पोर्शन आपका ये आया, ये आपका स्टाइल पोर्शन आया। अब ये आ गया, इसके साथ बाइंड किया, और ये वाला इसने यहाँ पे जो है ना आपका कंपाउंड बना दिया। अब इसके अंदर ये क्या करवाता है, आपके यहाँ पे जो है ये कोए आपका ऐड करवाता है, और कोए के साथ जैसे ही आपका स्टाइल पोर्शन आपका बना, इसने क्या करवा दिया, आपके यहाँ पे जो है स्टाइल कोए आपका यहाँ पे बना दिया। अब कोए के अंदर हमारे यहाँ पे आया H, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये जो पीछे से स्टाइल पोर्शन आ रहा था, उसके अंदर हमारे यहाँ पे H था। दोनों जो है मतलब इसके साथ आपके बाइंड कर जाते हैं, आगे नहीं जाते,
वो यहाँ पे इसके साथ रह जाते हैं आपके LSS के साथ। अब ये जो LSS के साथ आपकी जो हाइड्रोजन्स होती हैं, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी रिडक्शन। अब यहाँ पे जो है इसकी ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये क्या करती है, आपकी यहाँ पे फर्दर एक्टिविटी नहीं करवा सकती। इसके लिए इसको दोबारा से हमारे जो है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसके अंदर इसने कन्वर्ट होना है। तब यहाँ पे जो है ये आपका E1 से ये आपकी जो है ये आपकी स्टाइल पोर्शन को आपके एक्सेप्ट करेगी, उसके अंदर कोए को ऐड करेगी, तब हमारा स्टाइल कोए बनेगा। अभी यहाँ पे क्या है, इसकी रिड्यूस फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है इसके अंदर। अब इसने क्या करना है, अपने ये जो हाइड्रोजन्स हैं इसको इसने ट्रांसफ़र देना है, मतलब इसने आगे देने हैं, तब ये जाके इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, तब आपका वहाँ पे जो है ये स्टाइल कोए आपका वहाँ पे बनेगा, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो इसके अंदर रिड्यूस फॉर्म है ये क्या करती है, हमारे जो 3 एंजाइम है आपका E3 जो पोर्शन है उसको ये क्या कर देते हैं, अपने जो 2 हाइड्रोजन है आपके ये दोनों के दोनों FAD को दे देती है। FAD के अंदर जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन आपके ऐड होते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है टू FADH2। FADH2 जैसे ही आपका यहाँ पे बना, अब ये जो है आपका एंजाइम का अभी यहाँ पे पोर्शन है, तो ये इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे जो है FADH2 को जो आपने दोबारा कन्वर्ट करवाना है FAD के अंदर, ताकि आपके यहाँ पे जो है सेल के अंदर आपके FAD पड़े रहें, और वो क्या करवाते रहें, आपके यहाँ पे ये जो आपका जो है ना LSS से यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन्स लेते रहें और उसको जो है दोबारा आपके जो है एक्टिव करवाते रहें, और FAD को आपके जो है यहाँ पे जो आपके FAD ने आपके जो 2 हाइड्रोजन्स लिए हैं ये आपके कन्वर्ट होते हैं आपके FADH2 के अंदर, और ये FADH2 को दोबारा कन्वर्ट करवाना जब आपने FAD के अंदर, तो वहाँ पे जो आपके ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन है हमने इसको रिमूव करवाना है, और ये हम किसको दे देते हैं, हमारे जो है NAD को दे देते हैं। NAD आपका कन्वर्ट हो जाता है टू NADH2 और साथ आपका जो हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल जाता है। NADH हमने यहाँ पे बना लिया, सॉरी NADH यहाँ पे बनता है। NADH हमारा जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, वहाँ से हमें जो है ये 3 ATPs वहाँ पे हमारे दे देगा। अभी आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपकी एनर्जी प्रोडक्शन वाइटामिन हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, आपका थायमिन पड़ा हुआ है, विटामिन B1 हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो है आपका FAD आपका क्या है, आपका राइबोफ्लेविन है, आपका विटामिन B2 है यहाँ पे आपका। उसके बाद ये जो है NAD आपका क्या है, नायसिन से आता है, विटामिन B3 यहाँ पे आपका ये पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है स्टाइल कोए का मैंने आपको वहाँ पे बताया था, पेंटोथेनिक एसिड है जो आपका विटामिन B5 होता है, वो आपको क्या देता है, आपको कोए पोर्शन देता है, और उसकी वजह से हमारा जो है स्टाइल कोए यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है। आपके एनर्जी प्रोडक्शन वाइटामिन हमारे यहाँ पे जो है चारों के चारों हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। TRNP आपके यहाँ पे थायमिन भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद आपके राइबोफ्लेविन भी, नायसिन भी, उसके बाद आपके यहाँ पे जो है पेंटोथेनिक एसिड भी आपके यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आपको आसानी के लिए क्या याद रखना है, पायरुवेट के साथ सबसे पहले आपके क्या, जो आपको पायरुवेट ने सबसे जैसे ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवाई तो स्टाइल पोर्शन के साथ सबसे पहले आपकी कौन सी बाइंड करेगी, आपके यहाँ पे थायमिन बाइंड करेगी, उसको क्या करेगी, आगे ट्रांसफ़र करवाएगी टूवर्ड्स आपका LSS आपका डाइहाइड्रोलिपोमाइड स्टाइल ट्रांसफरेज को आपके देगा। उसके अंदर क्या करेगा, स्टाइल पोर्शन जैसे ही आपका बाइंड करेगा, अब ये क्या करता है, आपकी क्या करता है, स्टाइल पोर्शन को आपके ट्रांसफरेज करवाता है, वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र एक्टिविटी करवाता है, आपका स्टाइल पोर्शन को लेके जाएगा और इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पे आपका कोए आपका ऐड करवा देगा। कोए जैसे ही आपका ऐड होगा, स्टाइल कोए आपका बना। अब ये जो आपकी इसकी रिड्यूस फॉर्म है जिसके अंदर आपके दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स पड़े हुए हैं, इसने जो है दोबारा कन्वर्ट होना टुवर्ड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। उसके लिए क्या करते हैं, आपके E3 जो पोर्शन है उसके अंदर आपकी जो FAD है, आपकी विटामिन B3 आपकी विटामिन B2, उसको ये क्या करवाता है, उसके अंदर हमारे जो है दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स ऐड करवा के इसको कन्वर्ट करवा देता है टुवर्ड FADH2। और FADH2 जो है ये अपने क्या करता है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स दे देते हैं NAD को और दोबारा कन्वर्ट हो जाता है टू NADH। अब यहाँ पे 2-3 जो है ना आपने चीज़ें याद रखनी है। अब सबसे पहले जो चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है वो ये कि जो आपकी जो ये E1 है ना, इसको आपने ऐसे इमेजिन कर लेना कि क्या आपके यहाँ पे ये जो E1 पोर्शन है ये आपके यहाँ फीमेल्स, और फीमेल्स के बारे में आपको मैंने आपके PFK के अंदर भी आपको बताया था कि क्या होती है, आपकी जो फीमेल्स होती हैं वो आपकी टेंशन के अंदर काम नहीं करती, तो इंजाइम्स के ऊपर आपकी टेंशन क्या आएगी, आपके यहाँ पे फास्फेट आएगी। अब ये जो है अगर इसके साथ आपकी E1 के साथ अगर आपके यहाँ पे फास्फेट ऐड है तो वो क्या करवाएगी, इसको इनएक्टिव करवा देगी और ये आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब E1 की जो रेगुलेशन है यही आपकी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को करवाने की। अगर यहाँ पे आपका जो E1 है ये आपका स्टाइल आपका जो पोर्शन बनाता रहेगा और उसके बाद इसको आगे TPP के साथ आपका बाइंड करवा के इसको आगे ट्रांसफ़र करवाता रहेगा, तब तक आपका ये जो है ना ये आपकी यहाँ पे स्टाइल कोए बनता रहेगा। और स्टाइल कोए जैसे ही आपका बनता रहेगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे आपका क्रैब साइकिल चलता रहेगा। क्रैब साइकिल चलता जा रहा है तो इसका मतलब ये आपके वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपके वहाँ पे जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन होती रहेगी। अगर यहाँ पे आपकी ये फास्फेट ऐड है, फास्फेट का मतलब अच्छा उसमें मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था, अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है आपकी इंसुलिन आपकी कब आती है, जब अपने बॉडी के अंदर आपकी जो है ना ग्लूकोज आ गई। ग्लूकोज जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बननी शुरू हो गई, इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन यहाँ पे आपकी जो है ना फॉस्फेटेजेस जो है उसको आपके एक्टिवेट करवाती है, और फॉस्फेटेजेस अब आएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से जो ये फॉस्फेट है इसको रिमूव करवा देंगे।
फॉस्फेट आपकी जैसे ही रिमूव हुई, आपका ये जो है ना E1 पोर्शन ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे जो है ना इसका ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज वाला काम था ये आपका वहाँ पे करवाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर कोई और ऐसी कंडीशन है, आपके काइनेजेस वहाँ पे आपके पड़े हुए हैं, आपके ये जो है ना पायरुवेट काइनेजेस अगर आपके वहाँ पे एक्टिव हैं, वो क्या करेंगे, आपके इसके अंदर फॉस्फेट ऐड करवाते रहेंगे और उसको क्या करते रहेंगे यहाँ पे आपकी जो है इनएक्टिव करते रहेंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फेटेजेस एक्टिव हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है इसके ऊपर से फॉस्फेट को रिमूव करवाएंगे, इसको क्या करवा देंगे, दोबारा से एक्टिव करवा देंगे और ये अपना जो है यहाँ पे काम करता रहेगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि आपके ये जो डाइहाइड्रोलिपोमाइड ट्रांसफरेज जो है इसको आपके जो है ये आपके इनहिबिट करवाती है आपकी आर्सेनिक मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जो है ना आपका ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसको वहाँ पे आपकी जो है ये आपकी इनहिबिट करवाती है और वहाँ से आपको वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। यहाँ पे ये क्या करती है, आर्सेनिक इसको आपके इनहिबिट करवा देती है। अब ये आपकी इनहिबिट हुआ, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका ये जो पोर्शन था स्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी नहीं होगी, आपका आगे काम नहीं करेगा। मतलब ओवरऑल आप यहाँ पे ये देख लें, आपका जो है ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये आपका काम नहीं करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम नहीं करेगा, स्टाइल कोई नहीं बनेगी, क्रैब साइकिल नहीं चलेगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको वहाँ पे जो है ये NADH FADH2 नहीं मिलेंगे, FADH2 NADH नहीं मिलेंगे, आपको एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, आपके वहाँ पे जो है ना ये ATPs वगैरह आपके वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे रेगुलेशन देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स जो है वो आपका यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे आपका इनएक्टिव है। इनएक्टिव के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, जब इसके साथ फॉस्फेट आपकी ऐड हो जाएगी इनएक्टिव हो जाएगा, जब फॉस्फेट इसके साथ से रिमूव हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स का काम क्या है, इसने क्या करनी है, यहाँ पे आपकी एसिटाइल कोए बनानी है, उसके बाद आपकी जो है ये NADH बनानी है। अच्छा, इसके लिए आपने याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पड़ी हुई है, मतलब आपकी जो है ना बॉडी के अंदर हाई एनर्जी लेवल है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी वो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपके यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोडक्शन को आपके इनहिबिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के अंदर ATPs आपकी ज़्यादा है, NADH आपकी ज़्यादा है, स्टाइल को मतलब डेफिनेटली इसका यहाँ पे प्रोडक्ट है, खुद को इसके इनहिबिट करवाएगा। मतलब आपने जो अभी याद रखना है, अगर हाई एनर्जी स्टेटस है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, आपकी ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करवाएगा। मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर पहले से एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपकी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा पड़ी हुई है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपकी सारे के सारा आपको इसको इनहिबिट करवाएगा। और वो इनहिबिट कैसे करवाएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई एनर्जी स्टेटस है, फॉर एग्जांपल आपकी ATP ज़्यादा है, ADPs आपके कम है, NADH आपकी ज़्यादा है, NAD आपकी कम है, स्टाइल कोई आपका ज़्यादा है, आपका खाली कोई जो है वो आपका कम है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो काइनेजेस हैं उसको आपके एक्टिवेट करवाएंगे। काइनेजेस का काम क्या है, उन्होंने वहाँ पे जो है फॉस्फेट ऐड करवानी है, फॉस्फेट जैसे ही ऐड होगी आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो है आपके ये जो आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काइनेजेस हैं इसको आपके इनहिबिट कौन करवाते हैं, सबसे पहले आपके यहाँ पे जो है पायरुवेट जो है ये इसको इनहिबिट करवाता है, डाइक्लोरो एसीटेट जो है ये आपका इसको इनहिबिट करवाता है, और साथ आपके यहाँ पे जो है ना कैल्शियम वो आपकी क्या करवाती है, इसको इनहिबिट करवाती है। मतलब कैल्शियम के बारे में तो सिंपल सा हो गया ना कि कैल्शियम ने आना है, उसने कंट्रैक्शन करवानी है, कंट्रैक्शन के लिए उसको वहाँ पे ATPs चाहिए, वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इनहिबिट करवाएंगे ताकि यहाँ पे जो है आपकी ATPs प्रोडक्शन हो। उसके बाद जो है अभी आपने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसको इनएक्टिव करवा दिया, आपने इसको एक्टिव करवाना है, उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करवाना है, इसके अंदर से फॉस्फेट जो है उसको रिमूव करवाना है। यहाँ पे आपके क्या काम करेंगे, आपके फॉस्फेटेजेस एक्ट करेंगे और उसको आपके कौन से आपके स्टिमुलेट करवाएंगे, आपके यहाँ पे इंसुलिन, कैल्शियम आपकी स्टिमुलेट करवाएगी, मैग्नीशियम आपके यहाँ पे क्या करवाएगी, इनको स्टिमुलेट करवाएगी, फॉस्फेटेजेस आपके एक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करवा के इसको दोबारा क्या करवा देंगे, इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर करवा देंगे। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, ये आपकी फीमेल्स हैं और इंजाइम्स के ऊपर आपका स्ट्रेस आपका क्या मार्क होता है, आपके यहाँ पे ये जो है फॉस्फेट आपका स्ट्रेस मार्क है। अगर इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड है ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। और ये क्या मतलब आपकी फीमेल जो है वो क्या करती हैं, स्ट्रेस के अंदर काम नहीं करती और उसकी वजह से अब ये आपका इंजाइम है, ये आपका क्या है, आपकी फीमेल है। अब जब ऐसे जैसे ही इसके ऊपर आपकी स्ट्रेस आएगी, फॉस्फेट ऐड होगी, ये काम नहीं करेगा। अगर इसके ऊपर से फॉस्फेट आप रिमूव करवा देंगे तो ये आपका यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अब ये जो है अगर आपका काम कर रहा है E1 पोर्शन, E2 पोर्शन और E3 पोर्शन को आपके वहाँ पे मतलब सप्लाई करता रहेगा और वो क्या करवाएगा, आपके वहाँ पे जो एसिटाइल कोए और NADH आपकी बनाएंगे। अब ये जो एसिटाइल कोए ये खुद को क्या करवाता है, अपने आप को इनहिबिट करवाता है। मतलब इसके अगर आपका लेवल बढ़ रहा है वो क्या करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के अंदर आपका जो E1 पोर्शन है उसको इनहिबिट करवाएगा, इसकी इनहिबिशन होगी। अब आपकी क्या हो जाएगी, आपका पायरुवेट दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा टुवर्ड्स आपका एसिटाइल कोए। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोए का लेवल अगर बढ़ता रहेगा उसका मतलब ये है कि आपके वहाँ पे जो है क्रैब साइकिल चलाने के लिए आपके एसिटाइल कोए ज़्यादा पड़े हुए हैं, आपको ज़्यादा की प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो हम क्या करवा देते हैं, इसको खुद ही इनहिबिट करवा देते हैं।
ये आ गया यहाँ पे हमारा जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रियल आपका एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को टीसीएच साइकिल के साथ आपका लिंक करवाता है। अब ये जो है मैंने आपको इसकी रेगुलेशन पहले बता दी। फैट स्टेट के अंदर आपकी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपकी जो है इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन इसको एक्टिव करवाएगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाएगी ज़्यादा। उसके बाद अगर आपकी फास्टिंग स्टेट है उसको वह क्या करवा देगी, आपके यहाँ पे इनएक्टिव करवा देगी, और उसकी वजह से आप क्या हो जाएगा, आपके वहाँ जो ग्लूकोज है पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, पायरुवेट से हमारी जो है ये एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। अब इसके अंदर रिएक्शन में क्या होना है, पायरुवेट और उसके बाद NAD, उसके बाद कोए, हमने इन तीनों को यूज़ करना है। एसिटाइल कोए हमने बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ करवा दी, और NADH हमने यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करवा दी। मैंने आपको तीनों के दोनों इंजाइम्स जो है उसके अंदर हमारे जो है फैक्टर्स भी आपको बता दिए। को फैक्टर आपके वहाँ पे कौन कौन से पड़े हुए हैं, आपके वाइटामिन कौन कौन से पड़े हुए हैं। सबसे पहले वाइटामिन B1 आपका E1 पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा कोए आपका किसके अंदर से आ रहा है, आपका वो एसिटाइल कोए जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था हमारे E2 के अंदर, तो वो को ए जो पोर्शन है आपका वो कहाँ से आता है, आपका ये विटामिन B5 से आता है, पेंटोथेनिक एसिड से आता है। और उसके बाद जो है आपका FAD जो आप हमारा जो है E3 के अंदर हमारा पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ था, वो आपका कहाँ से आता है, आपके राइबोफ्लेविन विटामिन B2 से आता है। और उसके बाद जो है FAD जो है आपका FADH2 जो है हमारे जो दो हाइड्रोजन देता है वो NAD को देता है, और NAD हमारे कहाँ से आती है, हमारे विटामिन B3 से आती है, नाइसिन से आती है। और उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर बता दी एक्टिवेशन, आपकी एनर्जी लेवल्स अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो वो क्या करेंगी, इसको एक्टिवेट करवाएंगी। अगर हाई एनर्जी लेवल है वो क्या करेगा, इसको डीएक्टिवेट करवाएगा। और उसमें मैंने आपको बता दिया, अगर आपके NADH आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है इसको आपके इनहिबिट करवाएंगी, और इसकी इनहिबिशन के लिए वो क्या करवाते हैं, आपके वो जो काइनेजेस हैं उसको आपके एक्टिवेट करवाते हैं, और काइनेजेस इसको आके क्या करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं। अगर आपकी NAD आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, NADH आपकी कम है, तब आपकी क्या है, लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी स्टेटस है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या करवाएगा, इसको एक्टिवेट करवाएगा। और एक्टिवेशन के लिए वो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। उसके बाद आपकी ADPs अगर ज़्यादा है, कैल्शियम अगर आपकी वहाँ पे बॉडी के अंदर ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, इसको आपके एक्टिवेट करवाएंगे। आपकी जो है पायरुवेट को हमारे जो है एसिटाइल कोए के अंदर हमारा ज़्यादा कन्वर्ट करवाएगा, हमारी वहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल ज़्यादा चलेगा, आपकी प्रोडक्शन आपकी एनर्जी की है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो कम्प्लेक्स है, और उसके बाद आपका जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, वो हम जो है जब क्रैब साइकिल करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे दोनों का काम सेम है, दोनों ने सेम फैक्टर्स आपकी यूज़ करने हैं, दोनों ने सेम आपकी प्रोडक्शन करवाना है, दोनों ने क्या करवाना है, आपकी वहाँ पे जो है कोई आपका ऐड करवाना है। वहाँ पे यहाँ पे आपने क्या किया, पायरुवेट के अंदर से हमने जो है स्टाइल पोर्शन हमारा निकाला, और उसके अंदर हमने कोई आपका ऐड करवाया। वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है उसको हम कन्वर्ट करवाएंगे टुवर्ड्स सक्सिनाइल कोए। वहाँ पे भी सही सेम यही काम है, वहाँ से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यहाँ से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, वहाँ पे भी हम कोए को ऐड करवाएंगे, यहाँ पे भी हम कोए को ऐड करवाएंगे। जो जो हमारे यहाँ पे जो है ना कोएंजाइम हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो जो हमारे यहाँ पे काम हुआ सारे का सारा आपका वहाँ पे काम होगा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आर्सेनिक आपका क्या करता है, लिपोइक एसिड या फिर हमारा जो है E2 पोर्शन जो है उसको आपके इनहिबिट करवाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो है ना आर्सेनिक जो है आपकी पॉइजनिंग जब है वो क्या करवाएगी, E2 पोर्शन को इनहिबिट करवाएगी। उसके अलावा हमारा जो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसको आपकी इनहिबिट करवाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी। और आर्सेनिक के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल जो है आपका वो बनता ही नहीं है। टोटल हमारी जो ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था, मतलब एनारोबिक अगर चल रही है, नेट प्रोडक्शन थी ATP की 2, लेकिन आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमारी क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारी जो है नेट प्रोडक्शन हमारी हो ही जीरो जाती है। हमने 2 यूज़ करवाए, 2 ही हमने वहाँ से निकाले, नेट प्रोडक्शन हमारी जीरो हो गई। और उसके बाद जब आपके पास पेशेंट आ रहा है आर्सेनिक पॉइजनिंग के साथ, उसमें आपको क्या नज़र आएगा, सबसे पहले आपको वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन चेंजेस, स्किन कैंसर उसके अंदर आपको नज़र आ सकता है। उसके बाद डायरिया आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा उसकी QT प्रोलॉन्गेशन आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी, और आपकी यहाँ पे जो है आपको गार्लिक ब्रेथ आपको वहाँ पे नज़र आएगी। अच्छा, ये गार्लिक ब्रेथ मैं आपको बाद में भी बताता हूँ। अब सारा आपने वहाँ पे फंक्शन देख लिया। थायमीन की आपने जब देखा था, हमने यहाँ पे जो विटामिन B1 जब हमने किया था उसमें हम जब हमने इसके अंदर देखा था इसकी जो है अगर आपकी डेफिशिएंसी हो रही है तो आपके वहाँ पे जो है ये थायमीन आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स आपका काम नहीं करेगा, और आपकी बॉडी के अंदर आपका क्लिनिकल सिनेरियो मैंने आपको वहाँ पे सारा बता दिया हुआ है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपका क्लिनिकल सिनेरियो टोटली उसकी तरह का मतलब बिल्कुल सेम हो जाएगा। आपका वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या नज़र आया था, लैक्टिक एसिडोसिस नज़र आएगी, यहाँ पे भी आपको वो मतलब आपको सारा वही वाला आपको वहाँ पे नज़र आएगा। आपने इसके लिए क्या करना, विटामिन B1 वाली वीडियो देख लेनी है, आपको सारा पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हमारा जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स जो है इसकी डेफिशिएंसी को यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस केस में क्या हो जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स आपका काम नहीं करेगा। अब ये जो है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स आपका क्या एंजाइम है, उसके बाद ये जो आपकी जो एंजाइम की डेफिशिएंसी वाले आपके जो पेशेंट होते हैं इसके अंदर आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आपको सिंस चाइल्डहुड आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, आपकी एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और उसके बाद जो है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इसकी क्या है, आपका जो एक जीन है ना पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज A1 जीन,
ये क्या है आपका इसके अंदर म्यूटेट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है आपका ये जो जीन है इसका काम क्या होता है, इसने E1 जो पोर्शन है आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का, उसकी इसने जो है ये कोडिंग करवानी होती है, इसको इसने आपका प्रोड्यूस करवाना होता है। E1 पोर्शन नहीं बनेगा आपका जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वाला, आपका जो है उसके अंदर काम इसने करवाना था। मतलब मैंने आपको वहाँ पे ये भी बता दिया, आपका E1 पोर्शन ही आपका मतलब इंपॉर्टेंट है आपका ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर। और उसके अंदर जब आपका ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आपका काम ही नहीं करेगा, इसके अंदर E1 पोर्शन ही जब इसका सिंथेसाइज नहीं होगा, तो ये आपका जो है ना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसकी आपकी वहाँ पे जो है बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। अब जब आपकी डेफिशिएंसी होगी, पायरुवेट जो आपका एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स एलानिन, और उसके बाद आपकी जो है लैक्टेट बनाना शुरू कर देगा। लैक्टेट बन रहा है आपका, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, और एसिडोसिस की वजह से आपको जो है विटामिन B1 के अंदर मैंने आपको वहाँ पे जो साइन एंड सिम्पटम्स आपको सारे बता देते, सारे के सारे पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट था वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, और उसके बाद वर्निक एन्सेफेलोपैथी, और ये सारे आपको वहाँ पे जो है ना पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये जो आपके पास बेबी आ रहा है ना, अब बेबीज़ में क्या हो जाएगा, आपको न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। लैक्टिक एसिडोसिस है, अगर बेबी के अंदर आपकी हो जाएगी स्वेयर लैक्टिक एसिडोसिस, तो उसके साथ तो ये तो चाइल्डहुड आप जो है ना ये आपका उसकी डेथ हो जाएगी चाइल्डहुड के अंदर ही। और उसके बाद अगर इसके अंदर मॉडरेट डेफिशिएंसी है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे जो है ना ये लॉजिकल डिफेक्ट्स आपको जो है रिटार्डेशन वगैरह आपको वहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो है ना आपकी डेफिशिएंसी हुई है उसके अंदर, और उसकी वजह से अब आपको क्या हो जाएगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ना ये न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आपको जो है ना ये कभी कभी आपको वहाँ पे नजर आएंगे। और ये आपको नजर कब आएंगे, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका जो पेशेंट है वो ग्लूकोज की इंटेक करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स पायरुवेट, और पायरुवेट से अब ये क्या हो जाएगी, जब इसके ऊपर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आपने काम करवाना था, उसने इसको कन्वर्ट कराना था टुवर्ड्स एसिटाइल कोए। अब अगर आपका ये जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज उसकी वैसी डेफिशिएंसी है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, पायरुवेट जो है वो इसका लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, और उसके बाद जो है एलानिन के अंदर बढ़ा, अब सीरम एलानिन जो है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो आपने याद रखना है वो ये कि जो सीरम एलानिन का जो लेवल बढ़ रहा है वो उसका होगा सिंस इन्फेंसी, मतलब जैसे उसकी पैदा होगा उसके अंदर जो है ये आपके जो है एलानिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जो है अगर आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, उसके लिए आप उसको क्या करें, ग्लूकोज दें ही ना। ग्लूकोज क्यों नहीं देनी आपने, जैसे आप पेशेंट को ग्लूकोज देंगे पायरुवेट बनेगी, पायरुवेट से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, आपका लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप पेशेंट जो है उसको ग्लूकोज की बजाय उसको कीटोजेनिक डाइट दें। उसमें क्या होता है, आपका जो पेशेंट है उसको आप जो है ये फैटी एसिड या फिर आप जो लिपिड्स हैं उसको वो ज़्यादा दें, और उसके साथ आप जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में जो आपकी जो प्रोटीन्स का आपको पता है, प्रोटीन्स में आपके 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और 20 अमाइनो एसिड्स में आपके 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, टोटली आपके कीटोजेनिक होते हैं। मतलब ये क्या आपकी वो टोटली आपकी जो है ना ये कीटोन्स बनाते हैं। उसके लिए आपने क्या याद रखना, 2L लाइसिन, और उसके बाद आपकी जो ल्यूसीन है ये आपकी क्या है, कीटोजेनिक है। आप पेशेंट को क्या करें, ये आपको कीटोजेनिक डाइट दें, उसको ग्लूकोज ना दें, फैट्स उसको ज़्यादा दे दें, फैट्स, और उसके बाद ये जो कीटोजेनिक हैं ये आपके क्या करवाएंगे, आपके वहाँ पे जो है ये पायरुवेट के अलावा आपके वहाँ पे क्या करवाएंगे, आपकी एसिटाइल कोए प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देंगी। एसिटाइल कोए आपकी जैसे बनेगी, अब इस केस में क्या है, आपका ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का काम ही नहीं हुआ, एसिटाइल कोए बनेगा, क्रेब्स साइकिल आपका रन करेगा, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद अगर आप उसकी लेबॉर्ट्रीज की अगर बात करें तो लेबॉर्ट्रीज में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको जो है लैक्टिक एसिड आपका उसका ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद एलानिन जो है वो उसके अंदर आपको वहाँ पे बढ़ना शुरू हो, मतलब आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, कीटोजेनिक डाइट देनी है, हाई फैट्स देनी शुरू कर देनी है, ग्लूकोज देनी ही नहीं है आपने, क्योंकि ग्लूकोज से आपके पायरुवेट नहीं बनेगा। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा, आपकी ये जो है पायरुवेट से आपके यहाँ पे लैक्टेट नहीं बनेगा। आपने अल्टरनेटिव क्या करवाना है, पेशेंट को फैटी एसिड्स देना शुरू कर देनी है, कीटोजेनिक आपने अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल हमारी जो है डाइट जिसके अंदर आपकी जो है ल्यूसीन लाइसिन आपकी ज़्यादा हो, आपने पेशेंट को वो दे देनी है। वो क्या करवाएंगे, आपके बाईपास करवा देंगे आपके ये पायरुवेट वाले स्टेप को, वहाँ से क्या करवाएंगे, वो डायरेक्टली आपकी फैट की जो है आपकी मेटाबॉलिज्म होगी, वहाँ से आपकी जो है एसिटाइल कोए आ जाएगा। उसके अलावा आपकी ल्यूसीन लाइसिन की आपकी मेटाबॉलिज्म होगी, वहाँ से आपके जो है ये एसिटाइल कोए आ जाएगा, और वो आपकी जो है ना क्रेब्स साइकिल चला देगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये आपके क्या करवाते हैं, आपकी ये आपकी कीटोजेनिक होते हैं। 20 में से आपके 2 जो है आपके कीटोजेनिक है, बाकी 18 जो हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी जो है कीटोजेनिक आपकी जो है ना ये ग्लाइकोजेनिक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्लूकोज बनाते हैं, और कुछ हैं जो आपके ग्लूकोजेनिक और साथ साथ आपकी जो है कीटोजेनिक दोनों हैं आपके। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम प्रोटीन्स करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया आपने बस ये याद रख लेना है। और बाकी पायरुवेट डिहाइड्रोजन, अच्छा वो एक चीज़ हमारी रह गई कि वो आर्सेनिक जो है उसकी जब टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर आपकी गार्लिक ब्रेथ आपको कैसे नज़र आती है। अब इसमें क्या होता है, आपका जो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी जैसे ही हुई, आपका जो आर्सेनिक है जब इसके साथ बाइंड करेगा लिपोइक एसिड के साथ, यहाँ से जो आपका आर्सेनिक है वो आपका जब ऑक्सीडाइज्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है टुवर्ड्स आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर, और उसकी वजह से अब आर्सेनिक ऑक्साइड जो है उसकी अब आपकी जो स्मेल होती है वो आपकी कौन सी होती है, गार्लिक ब्रेथ। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो आपके पेशेंट आ रहा है आर्सेनिक टॉक्सिसिटी के साथ, उसमें आपको क्या नजर आएगा, आपको सबसे पहले आपका एक फॉर एग्जाम्पल आपका एक वेम्पायर है,
उसके अंदर आपको वोमिटिंग, मतलब वैम्पायर जो होते हैं उसके अंदर आपकी स्किन चेंजेस आपको नजर आएंगी। और उसको अब आपका जो वैम्पायर है उसके अंदर आपकी क्या है, वोमिटिंग है, डायरिया है, उसके बाद उसके अंदर क्यूटी इंटरवल आपका बढ़ा हुआ है, और उसके बाद इसके अंदर गार्लिक ब्रेथ है, वो आपको मैंने पहले बता दिया। उसमें क्या हो जाएगा, आपका आर्सेनिक ऑक्साइड आर्सेनस ऑक्साइड आपका बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी स्मेल क्या होती है, आपकी गार्लिक होती है। और बाकी इसके अंदर ये था, अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28.